The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जहां पर आप लोग ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ते हो केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी का केमिकल एनर्जी के अंदर। तो क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी, किस तरीके से आप लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हो या फिर कैसे आप लोग इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किसी भी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को करवा सकते हो। तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। लेकिन इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए कि जैसे कि आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो उन सब चीजों के बारे में बेसिक बातें करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। सो दिस विल बी द इंट्रोडक्शन लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को आपको लाइक करना है, साथ साथ अपने दोस्तों को इसको शेयर करना है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इंट्रो। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 1 of electrochemistry and this lecture will be the very basic lecture of electrochemistry। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आप लोग क्या पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो और क्यों पढ़ते हो। उसके बाद डिस्कस करेंगे कि आखिर आपका सिलेबस क्या है CSIR NET JRF का। उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ बेसिक टर्म्स जिसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है इस पूरे कोर्स के अंदर। तो जिन चीज़ों की आपको पूरे कोर्स में जरूरत पड़ेगी उसके लिए मैंने आपके लिए एक बनाया है इंट्रोडक्शन लेक्चर, जहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि आखिर आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्यों पढ़ते हो और सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। आपका ऑफिशियल सिलेबस क्या है CSIR NET JRF केमिकल साइंस एग्जाम का। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हर एक एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, चाहे आपका एग्जाम हो IIT JAM का, चाहे वो आपका एग्जाम हो CSIR NET का, चाहे वो आपका एग्जाम हो टीफर का या फिर गेट का या फिर आपके अदर PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन। हर एक एग्जाम के अंदर आपसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूछी जाती है। लेकिन इस चैप्टर को आप लोग पढ़ना स्टार्ट करते हो 11th क्लास के अंदर और 12th क्लास के अंदर। लेकिन वहां पर हम लोग ज्यादा तरीके से ज्यादा कंसेप्चुअल इस टॉपिक के अंदर नहीं पढ़ते हैं। कुछ बेसिक टर्म्स को हम लोग याद कर लेते हैं, क्रैम कर लेते हैं और वही चीजें आपके साथ आगे चलती रहती है BSc के अंदर भी और MSc के अंदर भी। इसीलिए काफी ज्यादा बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ने के अंदर। वो इक्वेशंस को डायरेक्टली रटने की कोशिश करते हैं, उसके बाद उसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर और उनके आंसर्स गलत निकल कर आते हैं। तो बहुत बेसिक चैप्टर है, बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है। यहाँ पर आपको रटने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपके आंसर कभी भी गलत निकल कर नहीं आएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आपने 11th क्लास के अंदर भी पढ़ा है और 12th क्लास के अंदर भी पढ़ा है। जो बच्चा JEE एडवांस की तैयारी बहुत अच्छे से करता है, ऑनेस्टली प्रिपरेशन करता है, वो बच्चा भी CSIR NET के अंदर अगर आपसे 8 मार्क्स की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूछ जाती है तो वहां से वो 4 या 6 मार्क्स स्कोर कर सकता है। यानी कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके टफ नहीं आते हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन आपके पास टफ आने वाला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि आपके पास MSc लेवल का होगा, और जो बाकी क्वेश्चंस होंगे वो आपके पास ऐसे आएंगे जो कि आपका 11th और 12th क्लास का बच्चा भी कर देगा। लेकिन क्योंकि हमने 11th क्लास के अंदर और 12th क्लास के अंदर इस चैप्टर के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया, इसीलिए हमें ये चैप्टर काफी ज्यादा मुश्किल लगता है। तो कोई बात नहीं, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। काफी ज्यादा कोर्सेज में ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं। क्वांटम केमिस्ट्री आपका चल रहा है, केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट हो चुका है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट हो चुका है, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट हो चुका है। एंड आई होप कि आपने सारे के सारे कोर्सेज देख लिए होंगे और आपको पसंद भी आए होंगे। तो अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, फिर अदर कोर्सेज नहीं देखे हैं, तो आप लोग प्लीज जाकर देख लीजिए। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो CSIR NET एग्जाम की, IIT JAM एग्जाम की, तो आपकी काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आप लोग क्यों पढ़ते हो, इसकी मेजर एप्लीकेशन क्या है और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि इसका ऑफिशियल सिलेबस क्या है। तो मैं यहाँ पर CSIR NET का ऑफिशियल सिलेबस लेकर चलूंगा। जितने भी आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं CSIR NET के, उनको भी इसी कोर्स के अंदर साथ साथ कराते चलूंगा। तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो IIT JAM एग्जाम की, तो उसका भी सिलेबस लगभग सेम होता है। गेट की तैयारी करो तो गेट का सिलेबस भी आपके पास क्या होता है, लगभग सेम होता है। जितने भी आपके पास सारे एग्जाम्स होंगे उन सबके सिलेबस को कवर कर रखता है CSIR NET JRF का सिलेबस। इसीलिए मैं CSIR NET के ऊपर ज्यादा फोकस करता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इसका ऑफिशियल सिलेबस क्या है, उसके बाद बात करेंगे कि आखिर आप लोग क्यों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ते हो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 8 to 10 मार्क्स। अगर मैं बात करता हूं CSIR NET एग्जाम की, तो इसको ऑफिशियल सिलेबस के अंदर एक यूनिट दिया गया है और मैंने आपको एक वीडियो दिया है जहां मैंने आपको बताया था कि आपका पैटर्न क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है CSIR NET का। तो अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लो कि किस तरीके से हम लोग RJ अकेडमी के ऊपर CSIR NET एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप लोग इस पैटर्न को पूरा फॉलो करोगे तो आप लोग काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो CSIR NET एग्जाम के अंदर। तो आपको यहां पर दी गई है एक यूनिट और मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया था कि अगर आपके पास किसी भी टॉपिक को एक यूनिट दी
दी गई होती है तो ऑन एन एवरेज वो आपसे 7.5 मार्क्स का पूछा जाता ही जाता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं ऑन एन एवरेज आपसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कितने मार्क्स की आती है, तो वो समथिंग अराउंड 8 से लेकर 10 मार्क्स की आपसे हर साल पूछी जाएगी। और एक जेईई एडवांस का बच्चा इस 8 से 10 के अंदर से 6 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकता है। तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, अगर आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज होगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो आप इन क्वेश्चंस को विद इन 30 सेकंड्स आराम से सॉल्व कर पाओगे। अगर आप लोगों ने क्रैम करने की कोशिश की तो आप लोग यहां से एक भी मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे, बल्कि आप लोग नेगेटिव के अंदर यहां से स्कोर कर जाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इसका ऑफिशियल सिलेबस क्या है। तो ये ऑफिशियल सिलेबस मैंने लिखा हुआ है आपकी CSIR नेट की ऑफिशियल वेबसाइट से। सिलेबस क्या है, सबसे पहले लिखा हुआ है नट्स इक्वेशन, रिडॉक्स सिस्टम, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, डीबाई-हक्कल थ्योरी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, कोलराश लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, आयनिक इक्विलिब्रिया, कंडक्टोमेट्रिक एंड पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस। तो सिलेबस को बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म के अंदर 3 चैनल के अंदर कंप्लीट कर दिया गया है। लेकिन हम लोग यहाँ पर काफी कुछ और भी एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपके पास क्वेश्चंस काफी ज्यादा अलग अलग जगह से भी आए हुए हैं। तो सारी चीजों कवर करेंगे, डोंट वरी। आपके पास जितने भी क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के, वो सारे क्वेश्चंस आप लोग आराम से सोल्व कर पाओगे, और वो सारे क्वेश्चंस हम लोग इस कोर्स के अंदर बीच बीच में करते रहेंगे। तो आपका सिलेबस स्टार्ट होता है नट्स इक्वेशन से। तो अगर आप लोग डायरेक्टली नट्स इक्वेशन को पढ़ने लगोगे तो आपको शायद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर सब कुछ क्रैम करना पड़ेगा। तो नट्स इक्वेशन को समझने से पहले भी आपको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए, जिसको आप लोग पढ़ते हो 11th क्लास के अंदर, 12th क्लास के अंदर। लेकिन काफी टाइम हो गया है, इसीलिए मैं एक दो लेक्चर दूंगा ताकि आपके पास 11th और 12th क्लास पूरी की पूरी रिवाइज हो जाए, और उसके बाद जब हम लोग इन टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे तो आपके पास इन टॉपिक्स को भी आपको अच्छे से समझ में आए। बुक्स मैंने यहाँ पर लिखी हुई है KL कपूर और PS पठानिया, इन बुक्स को आप लोग पढ़ सकते हो अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में और भी ज्यादा नॉलेज चाहिए। बाकी जितना कंटेंट आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलने वाला है वो मोर देन सफिशिएंट होगा आपके CSIR नेट के लिए, IIT जैम के लिए, गेट के लिए, टीफर के लिए, या फिर अदर PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए, क्योंकि CSIR नेट का सिलेबस बाकी सभी एग्जाम के सिलेबस को अपने आप में लेकर चलता है। तो ये आपका था ऑफिशियल सिलेबस, जो कि आपको CSIR नेट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर दिया गया। लेकिन मैं आपको हर कोर्स में बताता हूं कि हम इस यूट्यूब चैनल के ऊपर किस तरीके से अपने पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम RJ अकेडमी के यूट्यूब चैनल के अंदर किस सीक्वेंस के अंदर पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आप लोग ये समझ जाओ कि आखिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं और कैसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूं, उसके बाद आपके साथ डिस्कस करूंगा 3 ऐसे एक्सपेरिमेंट जो काफी ज्यादा बेसिक है, 11th क्लास की NCERT के अंदर भी है। अगर आपने उन 3 एक्सपेरिमेंट को समझ लिया, उसके बाद जब मैं आपको बताऊंगा सीक्वेंस कि किस सीक्वेंस में पढ़ने वाले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, तो आपको सारा के सारा सिलेबस आराम से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, फिर इसके अंदर आप लोग क्या पढ़ते हो। वर्ड से मैंने यहां पर स्टार्ट किया हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहां पर आपके पास क्या है, 2 वर्ड्स है। पहला वर्ड आपके पास क्या है, इलेक्ट्रो है, और सेकंड आपके पास क्या है, केमिस्ट्री है। तो इलेक्ट्रो का मतलब आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, और केमिस्ट्री के अंदर आप लोग जनरली क्या पढ़ते हो, केमिकल रिएक्शंस को पढ़ते हो। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या बता रहा होता है, द रिलेशन बिटवीन केमिकल रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रिसिटी। और इस डेफिनेशन से आप लोग 2 चीजें बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप लोग, कि किसी केमिकल रिएक्शन से आप लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे होगे, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आप लोग कुछ केमिकल रिएक्शन को करवा रहे होगे। इस चीज को समझाऊंगा आपको इस लेक्चर के अंदर, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि एनर्जी कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड, बट वी कैन ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अदर। और आपके पास मैंने यहां पर लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्म। अब आपके पास एक चीज होती है ट्रांसफॉर्म, एक आपके पास क्या होती है, ट्रांसफर। ट्रांसफर को आप लोग कहां पढ़ते हो, थर्मोडायनामिक्स के अंदर पढ़ते हो। ट्रांसफॉर्म को आप लोग कहां पढ़ते हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर स्पेसिफिकली आप लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हो, या फिर केमिकल एनर्जी को आप लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हो। वापस से जाते हैं अपनी डेफिनेशन के ऊपर। डेफिनेशन आपके पास क्या थी, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। इस लाइन से आप लोग क्या बोल सकते हो कि देयर आर सम केमिकल रिएक्शन दैट कैन क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी। मैंने लिखा हुआ है सम केमिकल रिएक्शन, इसका मतलब यह है कि सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे सकती, लेकिन कुछ केमिकल रिएक्शंस जिनको आप लोग क्या बोलते हो, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हो। और रिडॉक्स रिएक्शन का क्लास 11th के अंदर अलग से चैप्टर था कि आखिर रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। जिस रिएक्शन के अंदर आपके पास हाफ सेल्स होते हैं, एनोड होता है, कैथोड होता है, जहां पर आपके पास इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, वहीं पर उन्हीं रिएक्शंस के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हो। या फिर इलेक्ट्रिसिटी कैन मेक सर्टेन केमिकल रिएक्शंस हैपन दैट वुड नॉट अकर स्पॉन्टेनियस। कुछ रिएक्शंस आपके पास ऐसी होती हैं जो कि नेचर के अंदर अपने आप नहीं होती, वो स्पॉन्टेनियस नहीं होती, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से आप लोग उन रिएक्शंस को स्पॉन्टेनियस बना सकते हो, उन रिएक्शन को भी आप लोग करवा सकते हो। कैसे करवाते हो, उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। तो अगर कहीं भी आप लोग इस वर्ड को देखते हो इलेक्ट्रिसिटी को, तो इसका बेसिक मतलब ये है कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर आपके ये इलेक्ट्रॉन्स किसी वायर के अंदर मूव कर रहे होते हैं, दैट मींस इस वायर के अंदर आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। इट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि आपको अपने इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना पड़ेगा किसी वायर के अंदर से या फिर किसी सॉल्यूशन के अंदर से जहां पर आपके पास आयंस होते हैं। तो अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट
जनरेट हो जाती है। और अगर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को ही अगर आप लोग इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे हो तो आपको कुछ ऐसी रिएक्शंस पता है केमिस्ट्री के अंदर जहां पर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, जैसे कि रेडॉक्स रिएक्शंस। वी नो सम केमिकल रिएक्शंस जैसे कि रेडॉक्स रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर मैंने बहुत जनरल एग्जांपल लिया है। मान लीजिए आपके पास कोई यहां पर एक मेटल है ए, यहाँ पर पास कोई दूसरा एलिमेंट है बी, और आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो ए से बी की तरफ क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स ए से बी की तरफ फ्लो कर रहे हैं और अगर आप लोगों ने इन इलेक्ट्रॉन्स को किसी वायर के अंदर लेकर चले जाओगे तो यहाँ पर पास क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। ध्यान रखिए ए से बी की तरफ इलेक्ट्रॉन तो फ्लो कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप लोग इन इलेक्ट्रॉन्स को एक वायर के अंदर नहीं लेकर आओगे तब तक आप लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। अगर आपके सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ए से बी की तरफ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन आपके फ्लो कर रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन को आपको वायर के अंदर लेकर जाना पड़ेगा ताकि आप लोग उसका यूज भी कर सको। इस वायर के बीच हम लोग यहां पर क्या लगा दोगे, लाइट का बल्ब लगा दोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, बल्ब आपका ग्लो कर जाएगा। तो अगर आपको इन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को यूज करना है तो आपको इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को एक वायर के अंदर ले जाना पड़ेगा। और इसी सब चीजों को हम लोग कहां पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ने वाले हैं। जो बेसिक आपके पास 3 एक्सपेरिमेंट होते हैं वहां पर हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि कैसे आप लोग इन इलेक्ट्रॉन्स को वायर के अंदर लेकर जाते हो। बहुत बेसिक एक्सपेरिमेंट्स है क्लास 11th के, लेकिन मुझे पता है कि बहुत से बच्चों को वो एक्सपेरिमेंट नहीं आते होंगे, उन एक्सपेरिमेंट के बारे में पता भी नहीं होगा क्योंकि कंसेप्चुअल नॉलेज आप लोग नहीं लेते हो। आप लोग सीधा न्यूमेरिकल्स करने लगते हो, आप लोग सीधा फॉर्मूले को पढ़ते हो, फिर न्यूमेरिकल करने की कोशिश करने लग जाते हो। तो वैसे न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं। अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स करने हैं तो पहले आपको थ्योरी अच्छे से समझनी पड़ेगी, तभी आप लोग न्यूमेरिकल्स को 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकते हो। सब तो चीज मैंने यहां पर लिखी थी, सम केमिकल रिएक्शंस कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि अगर आपका ए और बी के बीच में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है और मैं इलेक्ट्रॉन को क्या ले आता हूं, वायर के अंदर ले आता हूं, तो पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी की आपके पास प्रोड्यूस हो जाएगी। क्या हो जाएगा, ए और बी के बीच में क्या लगा दूंगा, वायर लगा दूंगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, वायर के बीच में फ्लो करेंगे, से मैं क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रिसिटी आपके पास प्रोड्यूस हो गई है। या फिर इलेक्ट्रिसिटी कैन मेक सर्टेन केमिकल रिएक्शन हैपन दैट वुड नॉट अकर स्पॉन्टेनियसली। मान लीजिए आपके पास क्या है, 2 एलिमेंट है एम और एन, और इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो हो रहा होता है ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये अपने आप से नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप लोग यहां पर इन दोनों एटम के बीच में वायर लगा दोगे, वायर के बीच में क्या लगा दोगे, बैटरी लगा दोगे, तो ये बैटरी क्या करती है, इस एम से इलेक्ट्रॉन को खींचेगी, पुल करेगी, यहां से इस क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगी, उसके बाद उन इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगी, कहां पर आपके पास एन एटम के अंदर क्या कर देगी, वो पुश कर देगी। तो बैटरी की हेल्प से यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से आपने क्या किया, एक एटम से इलेक्ट्रॉन खींच लिए और दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से आप लोग कुछ केमिकल रिएक्शंस को बना सकते हो जो कि क्या होती है, नॉट स्पॉन्टेनियस होती है। यानी कि जो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होती उनको भी आप लोग बना सकते हो, उनको भी आप लोग करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जो रिएक्शन आपके पास स्पॉन्टेनियस होती है उसके अंदर जो आपके पास इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वहां से आप लोग क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हो। अगर आपको इस चीज को समझना है तो आपको 3 एक्सपेरिमेंट समझने पड़ेंगे, एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 3। ये आपके पास क्लास 11th के अंदर है, एनसीईआरटी की बुक के अंदर। अगर आप लोग वहां से पढ़ना चाहते हो वहां से पढ़ सकते हो, लेकिन इन एक्सपेरिमेंट को मैं आपको इस लेक्चर सीरीज के अंदर भी करवाने वाला हूं। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। सिलेबस क्या होने वाला है, आरजे एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर हम लोग किस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं वो सब चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन पहले आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए ताकि आप लोग उस सिलेबस को भी समझ सको। वी शुड नो सम बेसिक डेफिनेशंस बिफोर गोइंग डीप इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और यहां पर हम लोग एमएससी लेवल के ऊपर जाकर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको डीप जाना है तो आपको बेसिक चीजों का हमेशा पता होना चाहिए ताकि आप लोग कोई भी कंसेप्चुअल मिस्टेक ना करो। जैसे कि सबसे पहले डेफिनेशन मैंने यहां पर लिखी हुई है, ऑक्सीडेशन नंबर आपका क्या होता है। तो ये सब चीजें आपको पता है कि अगर आपके पास कोई भी न्यूट्रल एलिमेंट होता है या फिर आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल होगा जो कि अपना एलिमेंटल स्टेट के अंदर है, जैसे कि आप बात करता हूं मैं O2 गैस की, तो अगर आपके पास ऑक्सीजन आप लोग देखोगे नेचर के अंदर तो वो O2 की फॉर्म के अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो अगर आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल अपनी एलिमेंटल स्टेट के अंदर है, जैसे कि जिस स्टेट में वो प्रेजेंट होता है नेचर के अंदर, उसे आप लोग क्या बोलते हो, एलिमेंटल स्टेट बोलते हो। तो अगर आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल अपनी एलिमेंटल फॉर्म के अंदर है, जैसे कि आपके पास O2 हो गया, N2 हो गया, तो इस केस के अंदर इस मॉलिक्यूल के ऊपर आप लोग क्या लेकर चलते हो, ऑक्सीडेशन नंबर को 0 लेकर चलते हो। या फिर अगर आपके पास कोई भी न्यूट्रल एटम होगा तो उसको आप लोग क्या लेकर चलोगे, 0 उसके लेकर चलते हो, ऑक्सीडेशन नंबर लेकर चलते हो। डेफिनेशन क्या होती है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम ईदर गेन्स और लूजेस इन ऑर्डर टू फॉर्म ए केमिकल बॉन्ड विद वन अनदर। तो अगर मैं बात करता हूं एटम्स और मॉलिक्यूल्स विच आर इन देयर एलिमेंटल स्टेट हैव ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल्स टू 0, जैसे कि आपके पास H2 गैस हो गई है, Zn आपके पास सोलिड मेटल हो गया, कार्बन ग्राफाइट फॉर्म के अंदर होगा तो आपके पास क्या लेकर चलोगे, इसके ऑक्सीडेशन नंबर को 0 लेकर चलोगे। मैंने यहां पर क्या लगा दिया, एक्सेट्रा। ये बेसिक चीजें हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ
चार्ज आयन इज इक्वलेंट टू नंबर ऑफ चार्जेस ऑन इट। अगर आपके पास हुआ F नेगेटिव तो इसका ऑक्सीजन स्टेट आपके पास क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अगर आपके पास हुआ Na पॉजिटिव तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट आपके पास क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। अगर आपके पास हुआ Zn2+ तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट आपके पास क्या हो जाती है, +2 हो जाती है। तो नंबर ऑफ चार्ज आयन इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्जेस ऑन इट, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ चार्ज आयन इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्जेस ऑन इट। जैसे कि अगर आपके पास होता है मैग्नीशियम +2 आपके पास क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन स्टेट +2 हो जाएगी। Cl नेगेटिव हो तो क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो आपके पास यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोग और भी लिख सकते हो। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि अगर ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो पता है आपको कि एडिशन ऑफ वो एटम या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्लास 11th में आप लोग इस डेफिनेशन को याद करते हो, लेकिन ये बहुत ही लिमिटेड होती है। आप हर एक रिएक्शन के लिए इस डेफिनेशन को लेकर नहीं चल सकते। तो आपके पास एक एडवांस डेफिनेशन भी आती है, जैसे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन। हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अगर मैं बात करता हूं सोडियम एटम की, तो सोडियम एटम के पास अभी यहां पर इस स्टेज के अंदर कितने आपके पास 11 क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं सोडियम एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालूं, पास क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव बन जाएगा। और आपको पता है कि अगर आपके पास कोई भी चार्ज आयन होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, उसके चार्ज के बराबर होती है। यानी कि यहां पर स्टेट क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +1। यहां पर क्या है, आपके पास एटम क्या है, न्यूट्रल, यानी कि क्या हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी। तो यानी कि आप लोग कहां गए हो, 0 से +1 गए हो, यानी कि आपने क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज कर दिया। तो इसे आप लोग क्या बोलते हो, ऑक्सीडेशन बोलते हो। या फिर यहां पर मैंने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी आप लोग क्या बोलते हो, ऑक्सीडेशन बोलते हो। सेम इसका रिवर्स आपके पास क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। यानी कि रिडक्शन के पास क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम। लेकिन ये डेफिनेशन बहुत ही लिमिटेड है, छोटी क्लास के बच्चे इसको पढ़ते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर आपके पास होता है फ्लोरीन का न्यूट्रल एटम, तो उसके पास क्या हो जाएगा, पास ऑक्सीजन स्टेट हो जाएगी इसके 0। अगर मैं इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन बाहर से कर देता हूं, ऐड कर दूंगा, तो पास क्या बन जाएगा, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा, पास बन जाएगा F नेगेटिव। और अगर आपको पता है कि अगर आपके पास कोई भी आयन होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उसके चार्ज के बराबर होती है। यानी कि इसकी जो आपके पास हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, आपके पास -1 हो जाएगी। यानी कि आपके पास यहां पर क्या आ गया है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो गया है। या फिर आप लोग क्या बोल सकते हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन हमारे पास क्या होता है, रिडक्शन होता है। ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, आप सबको आती भी होगी, लेकिन बहुत से बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। तो आपको डेफिनेशन याद रखनी है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन हमारे पास क्या होता है, रिडक्शन होता है। जैसे कि इसी चीजों का आप लोग क्या बोल सकते हो, किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू भी आप लोग दिखा सकते हो। जैसे कि अगर आपका Na सॉलिड Na++1 इलेक्ट्रॉन के अंदर गया है, तो यहाँ पास क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, प्लस स्टेट होगी 0 की, यहाँ पर आपके पास क्या प्लस की होगी, यानी कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यानी आपके पास क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसको आप लोग क्या बोल सकते हो, F आपका क्या है, न्यूट्रल एटम है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा, F नेगेटिव बन जाएगा। तो 0 से आप लोग कहां चले गए, -1 के अंदर गए, यानी कि पास क्या हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और यानी कि पास ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया है। तो केमिकल रिएक्शन के रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी आप लोग ऑक्सीडेशन को दिखा सकते हो और रिडक्शन को भी दिखा सकते हो। आगे जाकर हम लोग क्या करने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम लोग क्या दिखाने वाले हैं, अपनी ऑक्सीडेशन को दिखाएंगे और रिडक्शन को दिखाएंगे। तो सब चीजें कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बेसिक बातें तो पता होनी ही चाहिए। उसके बाद आपको पता चाहिए कि आखिर इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो इट इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स आयन। जिस भी सॉल्यूशन के अंदर आयंस होंगे उसे आप लोग क्या बोलने वाले हो, इलेक्ट्रोलाइट बोलने वाले हो। अगर आपने एक बीकर के अंदर पानी लिया और उस पानी में आपने क्या डाल दिया, ZnSO4 डाल दिया, सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, वो ZnSO4 का सॉल्यूशन बन जाएगा। और ZnSO4 सॉल्यूशन कैसे प्रेजेंट होता है, पास Zn के 2+ के भी आयन होंगे और पास क्या होगा, SO4 के भी 2 आयंस होंगे। तो अगर इस सॉल्यूशन के अंदर आयंस हैं तो इसे आप लोग क्या बोलने वाले हो, इलेक्ट्रोलाइट बोलने वाले हो। सेम उसी तरीके से अगर आपका सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, तो सॉल्यूशन आपके पास क्या होगा, कॉपर के 2+ होंगे और आपके पास क्या होगा, सल्फेट के 2 नेगेटिव होंगे। तो अगर इस सॉल्यूशन के अंदर भी आयंस हैं तो इसको आप लोग क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोलाइट बोलोगे। और इस इलेक्ट्रोलाइट को आप लोग प्रिपेयर भी कर सकते हो लैब के अंदर, आपको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ और सिर्फ अपने सॉल्वेंट के अंदर आपको अपने सॉल्यूट को मिलाना होता है, आपके पास क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है। इसका आप लोग काफी ज्यादा यूज करते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। तो ये आपके पास क्या हो गई, एक बेसिक डेफिनेशन हो गई। इलेक्ट्रोलाइट्स आर जनरली आयनिक कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या मतलब होता है, थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास। और इलेक्ट्रिसिटी के पास होने मतलब क्या आपके पास होता है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाए। और क्योंकि आपके पास जो इलेक्ट्रोड होते हैं इसके आपके पास आयंस होते हैं और आयंस के थ्रू आपके इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इसलिए आपको क्या बोलते हो, उसको आयनिक कंडक्टर बोलते हो। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट आपके पास क्या होते हैं, आयनिक कंडक्टर होते हैं। इसके अंदर से आपका इलेक्ट्रॉन पास हो सकता है लेकिन वो थ्रू आयंस होगा, इसे आपको क्या बोलते हो, आयनिक कंडक्टर बोलते हो। नेक्स्ट हम यहां में लिखी हुई है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के बारे में भी आपको बताना चाहिए। इलेक्ट्रोड के पास क्या होता है, इट इज द सरफेस एट विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस। इलेक्ट्रोड के ऊपर ही आपके पास सारे के सारे प्रोसेस होने वाले हैं, चाहे वो रिडक्शन का हो चाहे वो आपके पास किसका हो, ऑक्सीडेशन का हो। आगे जाकर जब हम लोग बड़े बड़े सेल बनाएंगे कि आपके पास एक गैल्वेनिक सेल होता है, आपके पास डेनियल सेल होता है, तो उस सेल के अंदर आप लोग देखोगे कि आखिर आपके पास जो इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर आपके पास क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है या फिर आपके पास ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इलेक्ट्रोड भी आपके पास 2 टाइप की होती है। आपके पास क्या होती है, एक्टिव इलेक्ट्रोड, आपके पास क्या होती है, इनर्ट इलेक्ट्रोड। नाम से ही पता चल रहा है, एक्टिव इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड होगी जो कि आपके
पास पार्टिसिपेट करेगी ऑक्सीडेशन के अंदर और रिडक्शन के अंदर। जैसे कि सबसे जो आपके पास पहला सेल था, जो आपके पास क्या था, डैनियल सेल था, जिसके अंदर आपके पास क्या क्या था, कॉपर था और जिंक था। इस सेल के अंदर आपके पास जो इलेक्ट्रोड होते हैं ये फुल पार्टिसिपेट करते हैं अपने सेल के अंदर। इसको हम लोग डिटेल के अंदर आगे जाकर पढ़ने वाले हैं। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड होते हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं ऑक्सीडेशन के अंदर भी और रिडक्शन के अंदर भी। और जो आपके पास होते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड, ये आपके पास एक सरफेस प्रोवाइड कराएंगे कि आप मेरे सरफेस के ऊपर आगे क्या कर लो, आप लोग ऑक्सीडेशन कर लो या रिडक्शन कर लो, लेकिन मैं खुद पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। जैसे कि आपके पास प्लैटिनम या फिर गोल्ड के आपके पास क्या होने वाले हैं, इलेक्ट्रोड होने वाले हैं, दैट ओनली प्रोवाइड सरफेस फॉर रिएक्शन विदाउट पार्टिसिपेटिंग। तो इलेक्ट्रोड दो टाइप के हैं, एक्टिव है और इनर्ट है। एक्टिव वाला खुद भी पार्टिसिपेट करता है, इनर्ट वाला सिर्फ सरफेस प्रोवाइड करता है ऑक्सीडेशन के रिडक्शन के लिए, लेकिन वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करता। एग्जांपल भी आप लोग यहां पर याद रखना कि प्लैटिनम और गोल्ड के इलेक्ट्रोड को आप लोग यूज करते हो एज ए इनर्ट इलेक्ट्रोड, और जो पास ये होते हैं कॉपर जिंक के इलेक्ट्रोड डैनियल सेल के अंदर, ये खुद भी पार्टिसिपेट करते हैं। इनको आप लोग आगे जाकर देखने भी वाले हो। तो ये आपके पास कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि आखिर आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर आगे जाकर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझना है तो आखिर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को भी समझना पड़ेगा। तो इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड बिटवीन द मेटल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ऑफ सेम मेटल। अब आपको ये पता है कि आखिर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन क्या होता है, और मैं यहां पर कह रहा हूं ऑफ सेम मेटल। तो अगर आपने इलेक्ट्रोड ली है जिंक की, तो आपके पास इलेक्ट्रोड भी क्या होने वाला है, जिंक का ही होने वाला है। अगर आपने इलेक्ट्रोड ली है कॉपर की, तो आपके पास सॉल्यूशन भी किसका होने वाला है, कॉपर का ही होने वाला है। अब कैसे ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और किसको आप लोग बोलते हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसके लिए मैंने यहां पर कुछ डायग्राम्स बनाए हुए हैं। मान लीजिए आपके पास एक बीकर है और बीकर के अंदर आपने क्या किया, जिंक की इलेक्ट्रोड डाल दी। तो अगर आपके पास मेटल किसका है, जिंक का है, तो जो आपके पास यहां पर इलेक्ट्रोड होने वाला किसका लोगे, आप लोग जिंक का ही लोगे। मान लीजिए आपने क्या ले लिया, ZnSO4 आपने ले लिया। तो अगर आप लोगों ने ZnSO4 का इलेक्ट्रोड बनाया है तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, आयंस के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो यहां पर आपके पास जो ये इलेक्ट्रोड होती है, इस इलेक्ट्रोड के पास क्या आने वाले हैं, जिंक के न्यूट्रल एटम होने वाले हैं। और जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है, इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पास क्या होंगे, जिंक Zn2+ के क्या होने वाले हैं, आयंस होने वाले हैं। और अगर आपके पास कहीं भी Zn होता है और Zn2+ होता है, तो आपके पास जिंक के पास एक ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो जिंक अपने दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर कहां चला जाता है, Zn2+ के अंदर चला जाता है। ये टेंडेंसी क्यों होती है इसको आप आगे जाकर पढ़ने वाले हो, लेकिन अभी के लिए मान के चलो कि अगर आपके पास जिंक होने वाला है और Zn2+ होने वाला है, तो जिंक के पास एक ऐसी टेंडेंसी होगी कि वो अपने दो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोड के ऊपर छोड़ कहां चला जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा। यानी कि जो जिंक के एटम है ये कहां चला जाएंगे, सॉल्यूशन के अंदर चले जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आपके पास Zn2+ के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो दो इलेक्ट्रॉन है उसको वो अपने इलेक्ट्रोड के ऊपर छोड़कर जाएंगे। ये उसके पास क्या होती है, टेंडेंसी होती है। कॉपर के पास भी होती है, बाकी सब मेटल के पास भी होती है, लेकिन क्या होता है वो कम कम ज्यादा होती रहती है कि कॉपर के पास कम है, जिंक के पास ज्यादा है, उसके पास और ज्यादा है, लेकिन सबके पास कुछ ना कुछ टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की या फिर गेन करने की। तो मेटल्स के पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, और जिंक के पास टेंडेंसी है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोड के ऊपर लूज करके कहां चला जाता है, सॉल्यूशन के अंदर चला जाता है। तो अगर जिंक का एक एटम दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सॉल्यूशन के अंदर जाएगा तो क्या हो गया, वो Zn से कहां चला गया, Zn2+ के अंदर चला गया, और उसने क्या कर दिया, दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। लेकिन इस रोड के ऊपर का बहुत सारे आपके पास क्या होने वाले हैं, Zn के एटम होने वाले हैं। यानी कि सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन नहीं होने वाले हैं, आपके पास क्या होंगे, बहुत सारे एटम्स इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और कहां चले जाएंगे, सॉल्यूशन के अंदर जाते जाएंगे। यानी कि आपके इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या हो जाएंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे। और अगर आपके पास इलेक्ट्रोड के ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगी, आपके पास इलेक्ट्रोड जो है क्या हो जाएगी, आपके पास नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। यानी कि आपके इलेक्ट्रोड के पास क्या हो गए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आपके पास यहां पर हो जाते हैं। और जो आपके सॉल्यूशन है आपके पास क्या हो जाएंगे, Zn2+ के आयंस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। अब क्योंकि सॉल्यूशन के पास आपके पास क्या है, Zn2+ है, इलेक्ट्रोड के पास क्या इलेक्ट्रॉन है, तो आपके पास यहां पर क्या होने वाला है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और आपके पास जो इलेक्ट्रोड्स हैं, जो उसके इलेक्ट्रॉन है वो सारे कहां जाएंगे, बाउंड्री के ऊपर आ जाएंगे। और जो आपके पास Zn2+ है, इनके बीच में आपके पास क्या होने वाला है, अट्रैक्शन फोर्स होने वाला है। तो Zn2+ कहां आएंगे, इलेक्ट्रॉन के पास आएंगे, इलेक्ट्रॉन बाउंड्री के ऊपर, Zn+ आपके पास क्या है, सॉल्यूशन के अंदर है। तो जो बीच में आपके पास यहां पर स्पेस बन जाती है, आप लोग क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हो। यहां पर क्या है, पॉजिटिव है, यहां पर क्या नेगेटिव है, इनके बीच में क्या बन गया, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस बन गया, सब लोग क्या बोलते हो, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हो। और ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। इसको आप लोग क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हो। हर एक मेटल का अपना खुद का क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। अगर आप लोग रोड लोगे कॉपर की तो उसका खुद का क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। अगर आपने रोड ली सिल्वर की तो उसका खुद का क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। तो हर एक मेटल का अपना खुद का क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। और इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की टेबल को आप लोग याद करने वाले हो अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। तो जब भी आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ने वाले हो तो आपके पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की टेबल हमेशा होगी, जिसका आप लोग यूज कर सकते हो हमेशा। उसको अगर हम लोग यूज करेंगे पूरे
कोर्स करें तो आपको कुछ मेजर चीज़ें याद हो जाएंगी जिसको आपको जरूरत पड़ने वाली है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और अगर आपको किसी और मेटल के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जरूरत पड़ी तो वो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन करके रखेगा, आपको वो चीज़ें गिवन होती है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आखिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। बिल्कुल बेसिक लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे आखिर वो 3 एक्सपेरिमेंट क्या थे जिनसे आप लोग पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ सकते हो। और उसके बाद आपको बताऊंगा कि किस सीक्वेंस के अंदर हम लोग आरजे एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने यहाँ से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है, कोई ना कोई कमेंट आपको जरूर छोड़ना है और साथ साथ अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करना है। और अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाना है और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी मैं यहाँ पर कोई नया लेक्चर अपलोड करूँ। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप आरजे एकेडमी को फाइनेंशियली हेल्प भी कर सकते हो। आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो या फिर पेटीएम कर सकते हो। एनी सपोर्ट इज हाईली अप्रिशिएबल गाइज, ताकि आपके सपोर्ट की आपसे हम लोग आपके लिए नए नए कोर्सेज लाते रहें एकदम फ्री। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।